गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल वर्ड इसलिए लगता है क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में पढ़ेंगे तो फिजिक्स वाले सर का मूड है वो फिजिकल लगाते हैं कि डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा देते हैं। ठीक है, अंतर कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब केमिकल वर्ड इसलिए लगाया जाता है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट होता है फिजिक्स से और केमिस्ट्री का, तो इसलिए चलो। तो थर्मोडायनामिक्स, आज का टॉपिक है हमारा एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लास्ट टाइम मैंने इसको थोड़ा सा करवा दिया था, 5 मिनट में पहले रिकैप दे देता हूं और उसके बाद इसी को धुआंधार तरीके से खत्म करता हूं। क्लियर? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का एक और नाम होता है हीट ऑफ रिएक्शन। इसका फॉर्मूला होता है H इजकल टू U प्लस PV। यहां से अगर हम देखें तो डेल्टा H इजकल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। मैं डायरेक्ट ले रहा हूं ये चीजें। H का मतलब एंथैल्पी है, हीट है। U का मतलब इंटरनल एनर्जी है। तो जो बच्चे अगर डायरेक्ट आज क्लास में बैठ रहे हैं तो वो प्लीज पुराना एपिसोड जरूर देख लें, बिकॉज उसके बिना इन वर्ड्स का मतलब शायद किसी को क्लियर हो या ना हो। P प्रेशर है और V का मतलब है वॉल्यूम। तो ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के पॉइंट्स। ठीक है ना? और ये जो भी बातें करते हैं हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर, वॉल्यूम पर करते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये बात होती है। तो यहां पर बात है तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्लियर? अब यहां पर आपको ये चीज पता है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा NGRT ये है आपका। बोलो, चले हम आगे। खत्म? तो ये एक पॉइंट हो गया आपका डेल्टा NGRT। और पीवी इक्वल टू ये कहां से आया, तो आपको पता पीवी इक्वल टू एनआरटी, मतलब और गैस के लिए है तो एनजीआरटी। ये आपका तरीका था। तो यहां से ये चीज मैंने जनरेट की है। क्लियर? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच को ही हम लोग क्यूपी बोलते हैं। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू को हम लोग बोलते हैं पीक्यूवी। कांस्टेंट प्रेशर की जो हीट होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्यूपी, और कांस्टेंट वॉल्यूम की जो हीट होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्यूवी। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है तो बोल दो। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, क्यूपी इज इक्वल टू क्यूबी प्लस डेल्टा एनजी आरटी। ये बातें हमने पिछले एपिसोड्स में भी बाइंड अप कर ली थी। साथ में एक जो बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं ऊपर जो नजर रहेगी सबकी। डेल्टा एच निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब ढंग से कानपुर की स्ट्राइक खत्म कर दो अपने। क्लियर है कि नहीं? और अपनी अखियों को चौड़ा करके देखो, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने थर्मो किया है वो यहीं पे जाके फंसते हैं। ये फॉर्मूला पूरी दुनिया वाले सब पढ़ते हैं। प्रोडक्ट को फाइनल और रिएक्टेंट को इनिशियल भी बोल सकते हैं हम लोग, चलेगा, कोई इशू नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अब हम बात करें, लेकिन एक और फॉर्मूला इसके साथ उल्टा लगता है, वो मैं बता रहा हूं। ये फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब डेल्टा एच फॉर्मेशन गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब दे रखा है तब ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर गलती से कहीं पर ये है, अगर गलती से कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका, और फॉर्मूला लग जाएगा आपका। ये कब लगेगा? जब एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दे रखा है, या फिर बॉन्ड एंथैल्पी दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी या
ये जब गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, एंड बाकी सब केस में ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। मेनली ये दो के लिए आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। बाकी औरों के लिए आपका कंसेप्ट चलेगा कुछ और भी। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। आया समझ में? खत्म? किसी को कोई कंप्लेंट, कोई बात है तो फटाफट बताओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अलर्ट होके बैठो। कमेंट भी देते रहो अपने अच्छे अच्छे से। पता तो चले कौन कौन क्लास में आया है, जल्दी बोलो। तो ये आपकी बात हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करते हैं तो मोस्ट ऑफ बच्चों को यही प्रॉब्लम आता है, आंसर आना चाहिए माइनस का 420, बुक में होता है प्लस का 420। बच्चा टीचर से बात करता है, सर आंसर उल्टा आ रहा है, आंसर तो आ गया लेकिन माइनस और प्लस का अंतर है। टीचर कहता है आंसर में करेक्शन है, या फिर कहता है उल्टा कर लो, आपने ये सेटअप उल्टा किया है। आंसर के हिसाब से हम सेटअप कर देते हैं बस। ऐसा क्यों है? शायद ही किसी बच्चे को पता होता है, शायद ही कोई टीचर इस बात को ढंग से बता पाता है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। क्लियर? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। वापस हम देखते हैं यहां पर इन सब चीजों को अप्लाई करते हुए। तो पहला एंथैल्पी का टाइप है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उससे पहले यहां पर 5-10 मिनट क्वेश्चंस कराता हूं, बिकॉज थर्मो है, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल्स हैं तो प्रैक्टिस तो बनती है। तो यहां पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो। मान लो लास्ट एपिसोड में क्वेश्चन करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन का कंबशन। बेंजीन का कंबशन है तो कंबशन ये होता है, ढंग से देखना, ठीक है ना। कंबशन का मतलब रिएक्शन ये वाली होगी। कोई दिक्कत है तो बोल दो। ये किसी का भी कंबशन हो, बेंजीन लिक्विड होता है, बाकी ये गैस है, ये गैस है, और ये है आपका लिक्विड, ठीक है ना। कोई डाउट है तो बोल दो। अब क्या होगा, काम की जो बात निकलती है यहां पर वो देखो। तो इसमें सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करो। 6 3 12 और 3 15, तो ये होगा 15/2। ऐसे कर दिया। 1 मोल ऑफ बेंजीन का कंबशन करवाया है, 1 मोल ऑफ बेंजीन का कंबशन हुआ तो ये बना। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इन दोनों का रिलेशन या इन दोनों का रिलेशन बताओ। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा कि आपको डेल्टा एनजी निकाल लो। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल होते हैं, ये आप पहले भी स्टेट ऑफ मैटर में कर चुके हैं। तो डेल्टा एनजी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हाँ या ना। और इस केस में डेल्टा एनजी कितना होगा बच्चों, प्रोडक्ट के मोल है 6, रिएक्टेंट के मोल है 15/2 मतलब 7.5, तो आंसर आएगा माइनस का 3/2। लिक्विड की बात नहीं करते हैं, लिक्विड की बात यहां नहीं होगी, केवल और केवल गैस की बात होगी। ये बात आप क्लियर ध्यान रखना। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, ठीक है। अब डेल्टा एन पता चल गया तो आपका काम हो गया। अब क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं, पहली वैरायटी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। आर का वैल्यू फिक्स होता है 8.314 और टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, जब तक कुछ नहीं दे रखा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आर इज इक्वल टू, नॉर्मल केस में इतना होता है, पहले भी बता चुका हूं, और टेम्परेचर जब तक कुछ नहीं पता है इतना मान के आप चलना। बोलो, कोई दिक्कत है तो बोल दो। चले हम आगे, ठीक है।
अब यहां पर अब हम देखते हैं तो क्या होगा। फॉर्मूले में आरटी का सॉल्व नहीं करना, तो एक कंक्लूजन क्या निकला, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, हाँ या ना। या फिर ऐसा लिखने के बजाय वो लिख देते हैं क्यूपी इज लेस देन क्यूवी। एक ही बात है ना, कॉमन में से, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं तब ये आ रहा है, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तब ये आ रहा है। तो कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन जाता है, बताओ कोई भी बेंजीन का कंबशन करवाया, उसमें क्या होगा, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना। डेल्टा क्यूपी माइनस क्यूबी इजकल टू 3/2 आर टी। क्यूपी माइनस क्यूबी इजकल टू माइनस का 3/2 आर टी, मतलब यहां से साइड चेंज कर दिया मैंने, इसको इधर ले गया। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे कौन बड़ा है कौन छोटा है वो भी पूछ सकते हैं, हाँ या ना। कोई डाउट है कमेंट दो जल्दी से। न्यूमेरिकल डेटा दे दिया उन्होंने, डेल्टा यू दे दिया इस क्वेश्चन का, डेल्टा यू आपको दे दिया 23.59 किलो जूल। तो डेल्टा एच निकालो। आई थिंक कोई भी कर लेगा ऐसा, तो कंसेप्ट क्लियर है। मैंने एक इस क्वेश्चन को कई सारी वैरायटीज के हिसाब से घुमा के समझाया है, ऐसा केवल रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। दूसरा, कौन छोटा है कौन बड़ा है उस तरह पूछ सकते हैं, दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं, मैथमेटिकल सॉल्व करा के पूछ सकते हैं। बोलो आप हर एंगल से क्वेश्चन को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बता दो मेरे को, जल्दी कमेंट दो। क्वेश्चन दे रहा हूं, C2H6 गैस होता है, ये कॉमन सेंस है। इसका कंबशन करवाया तो क्यूपी माइनस क्यूवी का वैल्यू आप बताओ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दे रहा हूं अगला। क्यूपी इज लेस देन क्यूबी होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ऑल वर्ड लिखा, ऑल कंबशंस, जितने भी कंबशंस होंगे उन सब में ऐसा होगा या और कुछ बात निकलेगी। तो ये दो बातें हैं, दो क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाओ, जल्दी से करो। हो गया भाई, कोई प्रॉब्लम है किसी को? आंसर दो जल्दी से, आंसर नहीं आया अभी तक। डिफरेंस बताना है, ग्रेटर देन नहीं बताना बेटा, ऐसे डिफरेंस ये कितना आया मतलब डेल्टा एन निकाल के, वो तो पता है।
देखो करेंगे क्या, C2H6 का कंबशन करवाया मैंने, C2H6 का कंबशन हो रहा है, कंबशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो रही है, ठीक है, CO2 और H2O बनेगा। तो यहां पर बैलेंस किया मैंने, बैलेंस किया 4 3 7 तो 7/2 हो गया पहला केस, 7/2। तो डेल्टा एन निकाल लो आप, तो केवल डेल्टा एन में ये गैस है, ये गैस है, दोनों गैस है, ये गैस है, ये होगा लिक्विड। तो डेल्टा एन हो गया 2 माइनस ये 3.5 और ये 4.5, तो आंसर है 2 माइनस 4.5, तो हो गया 5/2 नेगेटिव। तो इसका मतलब QP माइनस QV इजकल टू माइनस का 5/2 RT, ये आपका आंसर है। क्लियर है, और ये हमेशा ट्रू होगा, तो ये वाला केस हमेशा ट्रू होगा, कभी मत सोचना। क्लियर है। एक और क्वेश्चन मैं ऐसा दे रहा हूं कंबशन का, वो भी करके दिखाओ। अगर मान लो एल्कोहल है, उसका कंबशन हो रहा है, एल्कोहल लिक्विड होता है, आगे का काम आप करो। इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू मैंने लिख दिया 395.50 किलो जूल। तो डेल्टा यू का वैल्यू आप निकालो, सॉल्व करके दिखा दो फटाफट, जल्दी से करो। ये वैल्यूज पे मत जाना, मैं अपने हिसाब से अक्कड़ बक्कड़ करके लिख रहा हूं कुछ भी, ठीक है। और ये पर मोल डेटा होता है, टेंशन मत लेना। जल्दी करो। चेक करो, सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करो। तो कार्बन टू हमेशा ध्यान रखना, यहां इसका एक ही मोल लेके चलना, जब तक सामने वाला ना बोले 2 मोल 3 मोल, फ्रैक्शनल बैलेंसिंग चलेगी यहां पर, ये बात आप ध्यान रख लेना। तो 1 मोल कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन 6 हो गए, ऑक्सीजन 4 और 3 7, एक अंदर गया तो बचा कितना 3 ऑक्सीजन। चेक कर लो, सबसे पहले इक्वेशन को हमने बैलेंस किया, डेल्टा एन निकाला, प्रोडक्ट में 2 मोल है और रिएक्टेंट में 3 मोल है, तो डेल्टा एन निकलेगा -1। डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एनजीआरटी फॉर्मूला है, तो आपको डेल्टा एच दे रखा है, मैं लिख देता हूं वैल्यू, डेल्टा एन माइनस का 1, आर का वैल्यू 8.314, जूल को किलो में बदलोगे, ठीक है ना, और टेम्परेचर 298, तो डेल्टा यू आपका निकल जाएगा, ये आपका डेल्टा यू निकल गया। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चले हम आगे, काम खत्म, ये आपका केस हो गया। ये मैंने आपको एंथैल्पी का बेस समझाया बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। तो उसका पहला टाइप है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
पहला टाइप है वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी। क्लियर? कैसे करेंगे इसको? तो देखो, सबसे पहले ये दो तीन बातें ध्यान रखना। एंथैल्पी, फॉर्मेशन हो रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा? प्रोडक्ट, कॉमन सेंस है। और वो एक मोल, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगी? एक मोल का फॉर्मेशन होगा तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल, और क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो एक मोल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पर होने वाला एंथैल्पी चेंज लिखने की जरूरत है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, अब वापस रिवाइज करके लिख लेना। वन मोल ऑफ प्रोडक्ट जब बनता है तो उस केस में होने वाले एंथैल्पी चेंज को कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। लेकिन साथ में एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, वन मोल तो बन रहा है, मतलब 1 m के लिए बात हो रही है। 298 केल्विन टेम्परेचर पर बात होती है और प्रेशर होगा, ये टेम्परेचर और 1 बार या 1 atm प्रेशर होगा। जहां भी कहीं स्टैंडर्ड वर्ड आ जाए, ये जो एसटीपी की मोल कंसेप्ट की जो बात है ना, वो आप हमेशा ध्यान रखना। 298 केल्विन, अब रिपीट करता हूं इस डेफिनेशन को। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो व्हेन 1 mole of product is formed at 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure, then enthalpy change is called as standard enthalpy of formation। जब एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पर, एक मोल प्रोडक्ट जब बन रहा है 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पर, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का नाम होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो एंथैल्पी है उसका नाम क्या होगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोल दो। चले हम आगे, ठीक है? चलो अब यहां बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद, वो है जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। तो सीधी सी बात है, किसी का भी फॉर्मेशन हो, जैसे कार्बन है, इसकी जब रिएक्शन करवाई O2 से तो बना CO2। ये सॉलिड है कार्बन, कोल पाउडर। एक कार्बन है, गैस ले लिया, इसका फॉर्मेशन कराया तो ये CO2 बना। एक कार्बन का डायमंड ले लिया, इसका कंबशन कराया। एक कार्बन का ग्रेफाइट ले लिया, इसका कंबशन कराया। ये 4 ऑप्शन दिए, और भी कोई ले सकते हो, ले लेते हैं। अपने बापूजी का क्या जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका कंबशन कराया, बैलेंसिंग में हम फॉर्मेशन कर रहे हैं CO2 का। 5 ऑप्शंस हैं इसमें, पांचों में से कौन कौन है जो स्टैंडर्ड को बताएंगे, ये बात अपने को देखनी है। तो क्वेश्चन ये क्या है
कि कौन है जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, और किसका CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको कौन कौन बताएगा, इनमें से ये आप बताओ। तो यहां पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कौन है, बोलो। आंसर है ये स्टैंडर्ड है क्या, नहीं, तो आंसर है ये नहीं है, ये भी नहीं है। टेम्परेचर प्रेशर कॉमन सेंस है, ये सब कंडीशन यहां लगी हुई है, तो ये बात नहीं करनी है। आगे की बात समझा रहा हूं मैं, मतलब 1 मोल बन रहा है 298 केल्विन पर हो रहा है और 1 बार प्रेशर पर हो रहा है, तो ये सब बातें तो यहां लगी हुई हैं। यहां क्या होगा, तो डायमंड ये भी नहीं है, आंसर है ग्रेफाइट स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अब आगे की बात सुनो, ये बात तो क्लियर है, फ्रॉम एलिमेंट्री स्टेट होना चाहिए, जो बनता है ना फॉर्मेशन, वो होना चाहिए एलिमेंट्री स्टेट से, मतलब एलिमेंट से या बेसिक फॉर्म से, ठीक है ना। और ये बात है फॉर्मेशन, पूरी बात अब खत्म होगी, फ्रॉम एलिमेंट्री और बेसिक स्टेट, जो ओरिजिनल बेसिक नेचुरल टाइप की फॉर्म होती है ना, उससे होना चाहिए। तो यहां पर कार्बन की जो एलिमेंट्री या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एलिमेंट्री फॉर्म है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। डायमंड का ये सब एलिमेंट्री फॉर्म नहीं है, ये सब बेसिक फॉर्म नहीं है, यहां तो एलिमेंट है ही नहीं, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है। क्लियर हो गया। और बेसिक फॉर्म नहीं है, बेसिक फॉर्म तो ये सब है, उनमें भी नेचुरल या स्टार्टिंग ये। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। जल्दी से बताओ भाई। चले हम आगे। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, कौन स्टैंडर्ड है और कौन नहीं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं, N2 गैस फेज है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और बन रहा है 2 अमोनिया, गैस फेज है। इसका डेल्टा H आपको लिख दिया माइनस का 84.84 किलो जूल, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अमोनिया क्या होगा, ये है ऑप्शन माइनस का 84.84, बी ऑप्शन प्लस का 84.84, सी ऑप्शन माइनस का 84.84 का आधा, डी ऑप्शन प्लस का 84.84 का आधा, ई ऑप्शन 0, एफ ऑप्शन डेटा इनकम्प्लीट, डेटा कंप्लीट नहीं है। 6 ऑप्शन है, आपका आंसर कौन सा होगा इसमें से, जल्दी से बोलो, फटाफट स्पीड मेंटेन करो। जल्दी करो।
जीरो क्यों होगा बेटा? देखो यहां पर बात आप समझो, अमोनिया बन रहा है, एलिमेंट्री स्टेट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एलिमेंट्री स्टेट है, तो एलिमेंट्री स्टेट से बन रहा है। टेम्परेचर प्रेशर में पहले ही बोल चुका हूं, बार बार बोल के अपना टाइम खराब नहीं करना। जहां पर चेंज करना होगा ना मैं खुद बोल दूंगा, नहीं तो हमेशा ये बात मेरे साथ ध्यान रखना, ठीक है? तो इसका मतलब एसटीपी की बातें हो रही है, बस एक ही अंतर है, यहां 2 मोल अमोनिया बन रहा है, 2 मोल की वैल्यू इतनी है, तो ये तो स्टैंडर्ड हो नहीं सकती। हमें चाहिए होता 1 मोल का वैल्यू बच्चों। तो 1 मोल के लिए बात क्या आएगी? तो 1 मोल के लिए क्या होगा? तो 2 मोल के लिए इतना है, तो 1 मोल का वैल्यू आधा हो जाएगा, तो आंसर होएगा सी। लॉलीपॉप क्वेश्चन था, बस ये छोटी छोटी बातें ही ध्यान रखनी है। 2 बातें आपको समझनी है, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या है, 1 मोल का फॉर्मेशन होगा, 298 पर होगा, 1 बार पर होगा, तो 1 मोल को देखो। दूसरी बात जो यहां आपको ध्यान रखनी है, वो रखनी है आपको कि एलिमेंट्री स्टेट होना चाहिए, बेसिक फॉर्म होना जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो भाई। आई थिंक हो गया क्लियर सबको, खत्म। चलो एंथैल्पी का एक टाइप, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैंने आपको करवाया, ये इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है ना, बेस था। अब कुछ और टाइप्स देखते हैं। अगली टाइप में आपको बता रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। दूसरा जो टाइप यहां चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उसी को ही टेक्निकली समझते हैं। दूसरा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हाँ है ना? तो दूसरा टाइप है आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो यहां जो बात अपन कर रहे हैं, कंबशन का बात क्या हो रहा है, तो 1 मोल का कंबशन हो रहा है। एंथैल्पी चेंज बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन, ये एक वर्ड है, कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या फ्यूल। कंबशन का मतलब फ्यूल भी कह सकते हैं, फ्यूल का मतलब केवल पेट्रोल या नहीं है, जो भी जल रहा है ना वो फ्यूल कहलाता है अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि हर एक के कंबशन में हीट तो निकलती ही है। ऐसा नहीं कि बस लकड़ी की और फ्यूल पेट्रोल वगैरह ही जलेगा, फॉस्फोरस को जला रहे हैं तब भी फ्यूल ही कहलाएगा वो। तो रिपीट करता हूं, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ फ्यूल एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। मतलब 1 मोल फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हो रहा है एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पर कंप्लीट कंबशन जब होता है तो इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे, खत्म, ये है अपनी बात, ठीक है ना। अब यहां पर कंबशन के एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, तो वो सेम एग्जाम्पल मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए आप ये देखो, इसको 1 मोल रखना है, इसका फ्रैक्शन चलेगा, इसकी फ्रैक्शनल बैलेंसिंग चल जाएगी। जैसे ये रहा, तो हाइड्रोजन 2, तो ये हो गया 2, ये गैस है, फिजिकल स्टेट। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अब यहां पर ये बात ध्यान रखना, डेल्टा एच यहां पर नेगेटिव होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो अब इस डेफिनेशन में आप एक बात जोड़ सकते हो, रिलीज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी या एंथैल्पी का जो अमाउंट है वो जो रिलीज हो रहा है, ये आपका जो बनता है उसे कहते हैं हम लोग एंथैल्पी। को डाउट है तो बोलो। चले हम, ठीक है, तो रिलीज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी या रिलीज अमाउंट ऑफ हीट, ये जो कहलाता है
इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। चले, ठीक है। तो ये डेल्टा एच यहां पर हमेशा नेगेटिव होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। और ये 1 मोल है, तो 1 मोल है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है और ये स्टैंडर्ड है। मीथेन है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, प्रोपेन। मान लो ये है आपका, ये भी गैस है, खुद कंप्लीट कर लो। ये लो, इथीन गैस है, इथाइन गैस है, सबका कंबशन आप बैठे बैठे घर पे कर लेना, बैलेंस करते रहना। चले हम आगे, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। यस, चलो। अब यहां पर एक बात यही ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक होगा ये होगा। अब एक वर्ड दे रहा हूं मैं नया, वो है कैलोरिफिक वैल्यू। कंबशन में एक नया वर्ड आएगा, कैलोरिफिक वैल्यू, सीवी बोलेंगे अब शॉर्ट में इसको। कैलोरिफिक वैल्यू को शॉर्ट में क्या बोलने वाले हैं हम लोग? तो इसको शॉर्ट में बोलने वाले हैं सीवी। ठीक है ना? तो ये अपनी बात हो गई। अब बात करेंगे यहां पर कैलोरिफिक वैल्यू में क्या होगा। तो एंथैल्पी 1 मोल के लिए, जो 1 मोल है उसी को 1 ग्राम में अगर बदल दें, या 1 किलो में भी बदल सकते हैं। बड़े लोग हैं तो 1 किलो ले लो, छोटे लोग हैं मेरे जैसे तो 1 ग्राम ले लो, तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंथैल्पी रिलीज होगी, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ही है, वो स्टैंडर्ड में 1 मोल होता है, यहाँ 1 ग्राम। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिलीज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंप्लीट combustion of 1 gram of fuel। बाकी की बात तो वही है, 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। वो कॉमन सेंस है, टेम्परेचर प्रेशर होता है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेशर और टेम्परेचर वो अकल के दुश्मनों के लिए होता है। बस यहां पर 1 मोल लगा देंगे तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, और 1 ग्राम लगाया है तो सीवी की डेफिनेशन हो गई। ये बात आप ध्यान रखना बच्चों। क्लियर हो गया? कैलोरिफिक वैल्यू 1 ग्राम या 1 kg के लिए होता है, और अगर यहाँ 1 मोल लिख देता तो ये डेफिनेशन यहां के लिए लग जाती। चले हम आगे, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ठीक है, अब हम लोग यहां पर बात देखते हैं आगे की, तो वो है कैलोरिफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी क्वालिटी ऑफ फ्यूल उतना ही ज्यादा होगा। कैलोरिफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, फ्यूल की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, परसेंटेज हाइड्रोजन जितना ज्यादा होता है, कैलोरिफिक वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। क्योंकि आपको पता हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है, और परसेंटेज कार्बन इसके लिए कम होना चाहिए, क्योंकि कार्बन ज्यादा है तो धुआं ज्यादा निकलेगा, हीट कम बनेगी। ये आप ध्यान रखना। तो कैलोरिफिक वैल्यू के लिए मैंने आपको 2 पॉइंट समझाए यहां पर। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझो।
which arrange following in quality फ्यूल। पहला मतलब इनको क्वालिटी के हिसाब से अरेंज करना है। पहला है इसका, क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं दिया, थियोरेटिकल क्वेश्चन बना दिया। सॉरी। ऐसे एक ऑप्शन ये रहा, इसमें क्या किया इन्होंने, तो एक ऑप्शन है यहां पर ये वाला, ठीक है ना। अब यहां पर पहली बात, इस ऑप्शन में क्या हो रहा है, जैसे जैसे मतलब एक ही सीरीज के मेंबर है, तो चलो आप पहले ट्राई करो, बाद में समझाता हूं, एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूं, आंसर सोचो। एक साथ समझाता हूं, आप ट्राई करो अपनी अकल लगा के। ये दूसरा है, तीसरा एक और क्वेश्चन देता हूं मैं कि आप ले हाइड्रोजन, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, चलो इनको अरेंज करो, फटाफट आंसर दो। तीन क्वेश्चंस दिए मैंने आपको कैलोरीफिक वैल्यू को क्लियर करने के लिए, जल्दी से सोचो, एक साथ आंसर डिस्कस करते हैं, 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी करो। देखो भाई, अब सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप परसेंटेज के चक्कर मत पड़ जाना कि हाइड्रोजन निकालता हूं सर, अभी मैथ्स मेरी बहुत अच्छी है, मैं अभी निकाल के बताता हूं परसेंटेज, देखो रुको 5 मिनट का टाइम दो ना भाई। सीधा तरीका है, एक कार्बन के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन पर कार्बन निकाल लो, तो एक कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन है, यहां पर एक के लिए 3 है, यहां पर एक के लिए क्या है आपके 2.7 मान ले, और यहां पर एक के लिए 2.5 है। क्लियर हुआ, तो हाइड्रोजन पर कार्बन आप निकालोगे तो आंसर क्या होगा, सेम आंसर हो जाएगा, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन एक कार्बन के लिए होगी, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन एक कार्बन के लिए होगी, वो उतना अच्छा फ्यूल होगा। हाँ या ना, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, ठीक है।
अगला केस, C2H6। C2H6 जो है ये आपका चल रहा है। अब C2H6 की बात मैं करूं तो यहां पर क्या होगा, एक कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन है, एक के लिए 2 है, एक के लिए 1 है और यहां पर 1 है। तो यहां पर तो समझ में आ गया जो अभी तरीका। यहां पर क्या बराबर होना चाहिए? नहीं, ऐसे तो हर सारे बराबर होंगे, थोड़ा कम ज्यादा भी होगा तो होगा। तो यहां जब ऐसा कोई केस फंस जाए आपके पास, तो आप देखना जिसमें ज्यादा कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन तो सब में सेम हो गया, तो जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो थोड़ा बेकार फ्यूल होगा, धुआं ज्यादा देगा। ज्यादा कार्बन का मतलब थोड़ा बेकार फ्यूल होगा, बिकॉज ज्यादा धुआं देगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। आ गया समझ में कि अभी भी प्रॉब्लम है? चले हम आगे। यहां बात करें हाइड्रोजन, सीएनजी का मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो मिथेन को सीएनजी बोलते हैं। जिनको नहीं पता है वो बात ध्यान रखना। एलपीजी का मतलब प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर जो होता है, इसे बोलते हैं हम लोग एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर है। क्लियर हो गया? पेट्रोल, 6 से 8 कार्बन के कंपोनेंट्स को जनरली पेट्रोल में लिया जाता है। ऐसा क्यों? मतलब जनरली वर्ड क्यों लोगा? क्योंकि ये ज्यादातर है, कुछ में कम वाले और ज्यादा वाले भी होते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह। डीजल में क्या होता है कि डीजल में 10 से 12 वाले कार्बन को जनरली काम में लेते हैं, और इसमें तो 12 to 16 मतलब ज्यादा कार्बन वालों को। तो जितना ज्यादा कार्बन होगा, जितना ज्यादा कार्बन होगा वो उतना बेकार फ्यूल होगा। शैल वारिया डीजल मोस्ट बेकार। ऐसा नहीं होता, आधी इंग्लिश आधी हिंदी बेटा, ऐसे नहीं पूरी कुछ भी लिख। तो हाइड्रोजन तो 100% परसेंटेज हाइड्रोजन को मैच करा रहा है, तो हाइड्रोजन सबसे अच्छा है। देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैंने सीरियल से ही अरेंज करके लिखा हुआ है आपको। ये लो, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग। समझ में आ गया? तेरा कोई ईमान धर्म तो है नहीं, कभी डीजल और कभी केरोसिन। ठीक है, चलो। खत्म। तो कैलोरीफिक वैल्यू भी समझ में आया, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन वो भी क्लियर हुआ। न्यूमेरिकल्स कैसे करने और बताऊंगा, अभी तो ये बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं पैरेलल में, जैसे माइंड पूरा फिट हो जाए न्यूमेरिकल्स का। बाद में बैठे बैठे यही काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं इसके बाद, कंबशन के बाद तीसरी वैरायटी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये देखते हैं हम लोग। तो अभी हमने कंबशन और कैलोरीफिक वैल्यू में डिफरेंस समझा। चलो लगे हाथों में एक बात समझा दूं, मेरे माइंड में एक तुरंत खुरापात आई, तो खुरापात से आपके दिमाग को थोड़ा हिलाते हैं। देखो, हाइड्रोजन सबसे अच्छा फ्यूल है, सबको आइडिया है। चलो हाइड्रोजन को बाद में देखते हैं। सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं सारे। तो आपको पता है कि पेट्रोल के कंपेयर में सीएनजी बेटर होता है। एलपीजी अभी नॉर्थ स्टेट या कई स्टेट्स में एलपीजी एज फ्यूल चलता है, हमारे घर में चलता है। ठीक है ना? पेट्रोल के कंपेयर में एलपीजी लगभग 2 गुना अच्छा फ्यूल है ऑलमोस्ट, और हाइड्रोजन सीएनजी कंपेयर में 2.5-3 गुना अच्छा है इससे। ज्यादा हीट निकलने के
कारण जितना ज्यादा हीट निकलेगा उतना अच्छा फ्यूल होगा, जितनी ज्यादा हीट निकलती है फ्यूल उतना बेटर क्वालिटी का होगा। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। अब यहां पर इसके बाद बात आती है, तो बात क्या है इसके आगे? सीएनजी हो गया। डीजल कंपेयर में ज्यादा धुआं देता है, आपको पता है कि बेकार फ्यूल है। अब आप कहोगे सर हमारा जो कार है, मेरे पास पेट्रोल कार भी है, मेरे पास डीजल कार भी है। डीजल कार तो अच्छा माइलेज देती है, पेट्रोल कार से भी अच्छा माइलेज देती है डीजल कार कई बार, तो है क्या नहीं? तो वो उससे इंजन का फर्क है वो, ठीक है। आप हैवी कार लोगे तो उसका माइलेज बहुत कम आएगा, 10-12 का आएगा। हल्की कार लोगे 20-25 का माइलेज निकलेगा किलोमीटर पर लीटर का। केरोसिन तो बहुत ज्यादा धुआं देता है। इसको हम कैसे समझें? तो पिकअप वाइज समझ सकते हैं। पेट्रोल व्हीकल का पिकअप कंपेयर में डीजल या दूसरे व्हीकल से ज्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं? पहला पॉइंट ये ध्यान रखना। दूसरा, एलपीजी सीएनजी व्हीकल का पिकअप अच्छा होता है। अब आप कहोगे कहाँ होता है सर? पहाड़ पे तो दम निकल जाता है। एक्चुअली दम निकलने का कारण है कि वहां सप्लाई उतना तेज नहीं होती, जितना चाहिए होती उतनी सप्लाई नहीं होती, तो इसलिए वहां पर सीएनजी या एलपीजी वाले व्हीकल्स को माउंटेन्स पे जब चढ़ाते हैं तो पेट्रोल में या डीजल मोड में कर देते हैं, जिससे फ्यूल सप्लाई प्रॉपर हो। नहीं तो इसका कंबशन तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना? तो ये बात समझनी होती है। हाइड्रोजन पेट्रोल के कंपेयर में 15 to 20 टाइम बेटर फ्यूल है। हाइड्रोजन पेट्रोल के कंपेयर में 15 से 20 गुना के बीच में अलग अलग पेट्रोल की क्वालिटी होती है, उसके कंपेयर में इतना अच्छा फ्यूल है। क्लियर है कि नहीं? बच्चे ने लिखा है ऑटो ड्राइवर सम टाइम यूज केरोसिन। सम टाइम यूज केरोसिन अगर वो कर रहे हैं, उनका डीजल व्हीकल होता है मान लो, और वो कई बार डीजल में केरोसिन इमरजेंसी में डाल देते हैं तो चलेगा। तो आंसर है चल तो जाएगा, क्योंकि ये और ये इंजन तो एक ही कंसेप्ट के होते हैं। ये इंजन अलग है, इसमें डाल दोगे तो आपका इंजन खराब हो जाएगा। पेट्रोल का इंजन अलग कंसेप्ट का होता है, डीजल और केरोसिन इंजन सेम कंसेप्ट के होते हैं। क्लियर है? तो इंजन चल तो जाएगा, लेकिन अगर आप रेगुलर केस में काम में लोगे तो आपको प्रॉब्लम होएगा बेटा, इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। आपको पता हो तो इनफील्ड जो बुलेट आती है, पहले लोग उसमें केरोसिन डाल के चला लेते थे उसका इमरजेंसी में, और चलती थी, धुआं ज्यादा निकलता था। बट रेगुलर करोगे तो क्या है कि कचरा ज्यादा निकलता है, इसमें कचरा ज्यादा होगा, धुआं, तो आपका इंजन जल्दी ही सीज हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ? चलो अब हम लोग अगला लेते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगला है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये अगला स्टैंडर्ड है आपका। तो यहां पर डेल्टा एच नेगेटिव होता है ये भी, और ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा। डेल्टा एच नेगेटिव होगा और हमेशा एक्सोथर्मिक कंसेप्ट चलेगा इसमें। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात हुई। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। अब यहां पर बात होती है तो क्या है न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? पहले वो देखो, एसिड प्लस बेस छोटी क्लास का कंसेप्ट है। जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये सबको पता है, और इसी रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन, सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन अब टेक्निकल डेफिनेशन समझो। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब 1 मोल एसिड नहीं है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। 1 इक्विवेलेंट का मतलब 1H+ होगा, 1 हाइड्रोजन और 1OH। 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड व्हेन रिएक्ट विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस, मतलब एसिड का एक H+ बेस के एक H+ को जब पूरी तरह न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देता है,
तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब अब चेंज हो गया है, आप मतलब बेसिक खत्म हो गया, 9th 10th 8th का डेफिनेशन नहीं चलेगा। अब हमें देखना है न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड का एक मोल मतलब एक इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस से रिएक्शन कर रहा है। तो मैं यहां लिख दूं 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड व्हेन 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस, एक इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जब बेस के एक इक्विवेलेंट से रिएक्शन करता है, ठीक है ना, और बनाता है सॉल्ट, तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और ये प्रोसेस होगा 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पर। तो ये बात तो बिल्कुल रटी पिटी है, कोई इश्यू है तो बोल दो, बोलो। खत्म, नेक्स्ट। अब देखो यहां पर इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन लोग। यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव है तो पहले ही बता दिया है, जैसे एसिड का एग्जाम्पल HCl, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, ये NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, तो NaCl बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सॉल्ट बना। तो यहां पर जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, ये हमेशा 57.1 किलो जूल होता है। एक मोल है, लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर मोल कॉमन सेंस है, ये बिंदी लग गई ना, स्टैंडर्ड है, तो ये एक मोल के लिए हो जाता है। ये नहीं कि लिख के कोई आप स्पेशल पहाड़ तोड़ लोगे। और इसको अगर हम किलो कैलोरी में बात करें तो 13.7 किलो कैलोरी ये होगा, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ये ऑलवेज फिक्स फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन। मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो ये 57.1 माइनस का ये हमेशा फिक्स होगा, कभी चेंज नहीं होगा, एग्जाम्पल कोई भी हो। इसका मतलब अगर मान लो मैं यहां पर HNO3 प्लस KOH लिख दूं, तब भी यहां क्या होगा, आंसर सेम आएगा। HNO3 प्लस KOH अगर लिख दूं, तब भी आंसर क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो आंसर तो यही है। आगे देखो, फॉर वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज लेस देन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वैल्यू। मतलब अगर जरा भी वीक है, दोनों वीक है या कोई भी एक वीक है, हमें मतलब नहीं है, आपकी इक्वेशन में या कंसेप्ट में वीकनेस आ जानी चाहिए। आपके माइंड को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है ना, तब जाके आप वीक वाले क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी वीकनेस है तो आप अपने माइंड की वीकनेस दूर कर देना, क्योंकि वो वैल्यू बच्चों हमेशा कम होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू ये रही, इससे हमेशा वैल्यू कम होगी। कोई डाउट है तो बोल दो। खत्म, चले हम आगे। अब देखते हैं हम लोग यहां पर इसके आगे का पॉइंट।
एग्जाम्पल देखते हैं इस बात का समझने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल है CH3COOH प्लस, मान लो मैंने लिया यहां पर KOH, क्या होगा? CH3COK प्लस वाटर। ठीक है, तो अब ये आपको पता है ये वीक एसिड है और ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बन गया सॉल्ट। तो इसका डेल्टा H कितना होगा न्यूट्रलाइजेशन का? N लिख देता हूं कैपिटल में, ना भी लिखूं तो कॉमन सेंस है, न्यूट्रलाइजेशन है। डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो। अब यहां पर मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, आपको इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। माइनस का 57.1 किलो जूल, प्लस का 57.1 किलो जूल, माइनस का 55.5 किलो जूल, प्लस का 55.5 किलो जूल, माइनस का 58.4 किलो जूल, प्लस का 58.4 किलो जूल, माइनस का मतलब आप ले लो 0 अदर, या नन लिख देता हूं क्योंकि ऑप्शंस तो मर्जी हो जितने डाल सकते हैं अपन। इनमें से कौन सा आंसर आएगा ये बता दो आप यहां पर। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज इसके थोड़े से क्वेश्चंस करा देता हूं मैं आपको लगे हाथों। और ये जो आज चल रहा है ना, सुपर इंपॉर्टेंट एपिसोड चल रहा है बच्चों। आज वाला जो एपिसोड है आपका थर्मो का असली ज्ञान आज वाले एपिसोड में है। तो अच्छी तरह से इसको देखो, रिवाइज करो, इसी के बेस पे सारे न्यूमेरिकल्स चलेंगे। ये क्वेश्चन था, यहां दे रहा हूं मैं NH4OH प्लस HCl क्या होगा? NH4Cl प्लस H2O। डेल्टा H का वैल्यू बताओ। ऑप्शंस में से ही टिक करना है यहां पर। करते जाओ आंसर, एक साथ चेक कराऊंगा। करते जाओ, एक साथ बात करता हूं बच्चों। अगर हम मान लो यहां पर ऐसा कोई लें, वाटर है, आयन बन रहा है, वन वे कर देता है, रिवर्सिबल नहीं कर रहा हूं, तो डेल्टा H कितना होगा? अगर मान लो यहां पर लिख दिया CH3COO नेगेटिव, प्लस H2O CH3COOH प्लस OH नेगेटिव, तो डेल्टा H कितना होगा? ये कुछ क्वेश्चंस दिए, एक और दे देता हूं मैं आपको। NH4 चेंज करता हूं एग्जांपल। ये क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, ये 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 7th का मतलब NH4Cl प्लस
हो सकता है आंसर नन भी हो, मैं बेवकूफ बना रहा हूं आप लोगों को, मेरा पढ़ाने का आज मूड नहीं हो और मैं ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहा हूं। ये 5-7 क्वेश्चंस दिए हैं, चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी करो, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। चलो देखते हैं अपन। पहले में दोनों वीक है, सॉल्ट बना साथ में वाटर बना तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? कम होगा। अब कम का मतलब क्या है? तो अगर मान लो स्टैंडर्ड है तो हम क्या कहते हैं? 57 माइनस 57.1 का मतलब क्या है? तो आंसर है, हम कहते हैं 57.1 यूनिट हीट रिलीज्ड, इतना हीट निकला। माइनस का मतलब बच्चों, यहां मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं अपन लोग, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ज्यादातर बच्चे ज्ञानी लोग होते हैं, मैथ्स उनके दिमाग से निकलती नहीं है, इसलिए डूब जाते हैं केमिस्ट्री में। माइनस प्लस मैथमेटिकल सिंबल नहीं है, माइनस इंडिकेट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। माइनस सिंबल ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और प्लस सिंबल ये इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। माइनस सिंबल ये इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, प्लस सिंबल ये इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्लियर है कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? अब हम यहां पर फंस जाते हैं, हमें ये तो पता है कि आंसर इससे कम होएगा। अब कम होएगा तो हम लोग मैथ्स के हिसाब से चले जाते हैं, आंसर लिख देते हैं ई -58। बोले सर मैथ्स में माइनस छोटा है। अरे भाई माइनस हटाओ, क्या बोलोगे इसको? 58 यूनिट निकला। इसको क्या बोलोगे? 55 यूनिट हीट निकला। आया समझ में? यहां 58 यूनिट हीट निकाल रहे हो, यहां 55 यूनिट निकाल रहे हो, है ना? रोना आ रहा है। क्लियर है कि नहीं बच्चों? सिंपल प्रोनाउंसिएशन पे आ जाओ, माइनस का मतलब हीट रिलीज हुआ, और 55 या 57, अब इतनी अकल है कि आंसर 55 निकलेगा, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। आया कि नहीं आया समझ में? कमेंट है? चलूं आगे? ठीक है। अब देखो, इसका मतलब यहां पर न्यूट्रलाइजेशन हुआ, यहां भी ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। लिख देता हूं, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग, सॉरी वीक बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहां पर भी आंसर अगेन आएगा सी। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। यहां पर भी आंसर क्या आएगा? अगेन सी आएगा। नेक्स्ट, H2SO4 जब लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा? दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा, थर्ड का आंसर लिखा है ई। नारे बेटा ना, दोनों स्ट्रॉन्ग काउंट हो जाते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो आंसर आना चाहिए ए। लेकिन ए नहीं आएगा, आंसर आएगा एच। कारण है 57.1 1 मोल के लिए होता है, और यहां 2 मोल बन रहे हैं। अब आप ये 1 मोल एसिड 1 मोल बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। इक्विवेलेंट वर्ड बोला था मैंने, इसका मतलब इसके 2 H और इसके 2 OH है, मतलब 2 2 इक्विवेलेंट है, इसलिए आंसर डबल हुआ। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है
कि सर नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, सिंपल जंगली स्टाइल में आप करो, आदि मानव स्टाइल में। पानी कितना बन रहा है, पानी कितना बन रहा है, बस, है ना। तो पानी यहाँ 2 मोल बना, इसलिए यहां पर हीट इतना निकला। 1 मोल के लिए हीट इतना निकलता है 57, तो 2 के लिए वैल्यू डबल हो गया। यस और नो, जल्दी से बोल दो भाई, फटाफट कमेंट दो। अगला क्वेश्चन, इसका मतलब यहां पर भी बात है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब इसमें भी आंसर क्या आएगा आपका, तो आंसर आएगा H57.1 इंटू 2। यस सर, अब गलती नहीं होगी, कोई बात नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं आपने बेवकूफी क्यों की, होती है, सबसे होती है बेवकूफी। क्वेश्चन ही ऐसे दिए मैंने जानबूझ के, सारे आड़े टेढ़े, बट ये बात पक्की है कि आप ये क्वेश्चन जो अभी क्लास में या बोर्ड पे करा रहा हूं कोई भी कंसेप्ट में, वो आपका कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर देगा, ये एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है, टेंशन मत लेना। इसके बाद आप वो ये ना 100 सुनार की 1 लोहार की, ये क्वेश्चंस आपके एक बार एक ही साथ सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। क्लियर, चलो यहां पर ये इस 5th का आंसर क्या दिया, ई। तेरे तो आंसर में स्पेलिंग में ई पढ़ा है तूने बेटा, बस जिंदगी में ही। पानी, यहां पर क्या होगा, गड़बड़ किया है, अब इस बात को मैं समझा देता हूं। तो 1-2 कंसेप्ट समझ लो पैरेलल में, ट्रिक्स, शैलेश सदावत का जो स्टाइल है केमिस्ट्री, रटना नहीं है। तो अब देखते हैं अपन अपनी ट्रिक्स, फटाफट आंसर कैसे निकाले। ठीक है ना, वाटर एज प्रोडक्ट, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। वाटर एज प्रोडक्ट है तो आंसर नेगेटिव होगा, एज रिएक्टेंट है तो आंसर पॉजिटिव होगा। क्लियर है कि नहीं, वाटर एज रिएक्टेंट है कि एज प्रोडक्ट है, तो आंसर नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम है, चले हम आगे। तो ये बात एक ध्यान रखना, वाटर के मोल्स एन वाटर है, वाटर के मोल इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ आंसर। 1 मोल है तो इस वैल्यू को 1 गुना कर दो, आधा मोल है तो आधा गुना कर दो। ठीक है ना, प्योर वाटर अगर कहीं पे है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन है वो। ये आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। प्योर वाटर कहीं बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंसेप्ट कहलाता है। ठीक है ना, अगर वाटर प्लस अदर आयंस कहीं पर है तो वहां पर वीक एसिड वीक बेस या वीक एसिड होगा या फिर वीक बेस होगा, मस्ट। मतलब अगर वाटर प्योर है तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, वाटर के अलावा रिएक्शन में कोई और आयन है तो वीकनेस आ गई है वहां पर। तो ये टेंशन आप कभी मत लेना, ये कुछ मैंने आपको ट्रिक्स उधर लिखे हैं, इन ट्रिक्स के बेसिस पे हम आगे चलते हैं। इन ट्रिक्स के बेसिस पे हम आगे चलते हैं। क्लियर हो गया, अगला केस। अब देखो हम यहां तक आ गए थे, वाटर है, वाटर है इसका मतलब आंसर प्लस होगा, रिएक्टेंट है इसलिए वो ट्रिक लगाओ। और अकेला वाटर है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के हिसाब से हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ये अकेला वाटर है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गया, कोई डाउट है बोलो। और मतलब वाटर एज रिएक्टेंट है तो आंसर है प्लस, एज प्रोडक्ट होता तो आंसर होता माइनस। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो।
एसिटिक एसिड अगर मान लो रिएक्शन करता है वाटर से, एसिटिक एसिड अगर रिएक्शन करता है वाटर से तो क्या होगा? तो यहां पर सीधी सी बात है, एसिटिक एसिड वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये बन रहा है। अब देखो वाटर प्लस कोई आयन है, वाटर रिएक्टेंट है, पहला आंसर प्लस हो गया। पहला स्टेप वाटर रिएक्टेंट है तो आंसर प्लस हो गया। और वाटर के अलावा रिएक्शन में कोई और आयन भी है, यहां हो वहां हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वाटर के अलावा रिएक्शन में कोई और आयन भी है तो आंसर हो गया उससे कम। तो आंसर प्लस होगा और उससे कम होगा, मींस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दिल्ली, क्योंकि वो वीक वाला कंसेप्ट हो गया। अगला देखो, यहां पर रिएक्शन में वाटर है और वाटर एज प्रोडक्ट है तो आंसर होएगा माइनस, और वाटर के अलावा और कोई आयन भी है तो आंसर हो गया, बोलो, वाटर के अलावा और कोई आयन भी है तो आंसर हो गया, पहला स्टेप आंसर माइनस है और माइनस में भी आंसर कम होएगा। कम होएगा मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। ये मैंने कुछ ट्रिक्स लिखे हैं, बाजू में ट्रिक्स लिखे हैं और उनसे इनको अप्लाई किया है। अब ये आप कहोगे सर इसका क्या, तो वाटर है, देखो आंसर है, प्रोडक्ट है तो आंसर माइनस हो गया, और ये तो वीक है ही तो आंसर उससे कम ही होएगा, तो सी। वाटर प्रोडक्ट है और यहाँ वीक है तो आंसर वो हो गया। आयन के केस में समझाया था, ये तो देखते ही समझ में आ रहा है, वाटर रिएक्टेंट प्रोडक्ट से आप आंसर को क्लियर कर लो, आंसर प्लस होगा या माइनस होगा। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, और ये जो पढ़ा है ना आपने, ये आयोनिक में ये बातें पढ़ी होंगी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है। इसका डेल्टा एच बताओ कितना होगा। 8th क्वेश्चन का आंसर फिर दो आप, बहुत देर से मस्खरी कर रहे हो, कुछ कर तो रहे नहीं हो, और फटाफट कमेंट भी दो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। चलो, अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का काम तो हो गया। अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अगला जो वर्ड है, एच आंसर विल बी नेगेटिव। एक मिनट, कौन सा समझा नहीं बेटा, खैर कोई बात नहीं, अभी तो मैंने हटा ही दिया, अब तो आइडिया नहीं है क्या कहना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, छोड़ो, समझ में आ गया। 8th का आंसर अच्छा आपने बोला होगा, आंसर नेगेटिव होगा, डबल होगा। 8th क्वेश्चन का जो आंसर था जो हटाया है तो आंसर डबल होगा। पानी है, 2 मोल है और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब आंसर डबल होएगा। ठीक है, नन। ठीक है, समझ गया जो आप कहना चाह रहे हो, कोई बात नहीं। अब देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ये है हमारा अगला पॉइंट। आयोनाइजेशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलो देखो यहां पर क्या है, आयंस बनने पर जो एंथैल्पी चेंज होगा, आयोनाइजेशन का मतलब आयंस बनाने के लिए या आयोनाइजेशन कराने के लिए होने वाला एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ
आयोनाइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? आयन बनाने पर होने वाला एंथैल्पी चेंज। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर तो वो बात क्या है, तो ये कैसे निकलेगा? यहां पर एंथैल्पी देनी पड़ेगी, डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होगा और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी ऑलवेज, हमेशा फिक्स है ये। अब बात आती है इसको एक कहानी बना के समझते हैं अपन लोग भाई। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था ऐसा कोई एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में ये बात अभी अभी देखी थी हमने। है ना? ये है आपका वीक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये बन गया सॉल्ट और ये बन गया डेल्टा एच। अगर मैं कहूं न्यूट्रलाइजेशन तो हुआ, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां क्या हुआ तो आप कहोगे सर न्यूट्रलाइजेशन तो हुआ, डेफिनेटली हुआ। लेकिन पानी बना 1 मोल, जो आपको ट्रिक बताए थे, जितना मोल पानी बने उसके हिसाब से वैल्यू को प्लस माइनस कर दो। आंसर आना चाहिए था कितना? तो आंसर आना चाहिए था इसका 57, क्योंकि पानी का 1 मोल लिख रखा है यहां पर। ये बात गंवार स्टाइल के लिए सही है, क्योंकि ये पूरी तरह, ये तो स्ट्रॉन्ग है तो ये तो फुली आयोनाइज होगा, लेकिन ये पूरा आयोनाइज नहीं हो रहा है। अलग अलग एसिड या अलग अलग बेस के लिए ये बात डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेबल होती है। ये तो फुली आयोनाइज्ड हो गया, ये फुली आयोनाइज नहीं हो रहा। अब लगेगा मोल कंसेप्ट। मान लो ये कहा कि इसका तो 1 मोल आयोनाइज हुआ, इसके 1 मोल की जगह हो गया, मान लो ये मैंने कहा 70% आयोनाइज हुआ, तो 0.7 मोल आयोनाइज हुआ। दिख रहा है हमें 1 मोल रिएक्ट विद 1 मोल एंड गिव्स 1 मोल ऑफ वाटर। ये तो एक जाहिल लोगों की बात हुई, ठीक है ना? यही बोलेंगे ना, 1 मोल रिएक्ट विद 1 मोल गिव्स 1 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल है तो ये लो ना, लिख दो ना, काहे को टाइम पास करते हो? बोलो हाँ या ना? लेकिन ये बात टेक्निकली गलत है। अब ऐसा क्यों? तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा मोल कंसेप्ट के लिमिटिंग रिएजेंट को समझना है, उस कंसेप्ट से इसको करेंगे। तो ये तो 1 मोल है, इसका क्या है आपका, तो इसका क्या होगा? क्लियर है कि नहीं? तो इसका होगा 0.7 मोल। मान लो, क्यों मान लिया? क्योंकि 1 मोल है लेकिन फुली आयोनाइज नहीं हो रहा। हो सकता है 50% हो सकता है 40% हो सकता है 80% हो सकता है 90% हो, हमें इस बात पे नहीं जाना। बट ये पक्का है कि वीक है तो 100% आयोनाइज नहीं होगा। तो इस कंसेप्ट से अगर मैं बात करूं तो इसका 0.7 मोल में से 0.7 गया, इसका 1 में से 0.7 गया, तो ये कितना बनना चाहिए? 0.7 मोल। बोलो लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट क्या कहता है? तो आंसर क्या होना चाहिए? इसके कंपेयर में कितना होना चाहिए? जितना मोल बन रहा है उतना आंसर आना चाहिए। ये बात यहां देखो, हाँ या ना? बोलो ये बात यहां आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई ये बात तो गलत हो गई ना। तो वीक अगर कहीं पर है, चाहे दोनों वीक हो या कोई एक वीक हो, ये वैल्यू उतना कम होता चला जाता है। 55 भी हो सकता है तो 35 भी हो सकता है वो वैल्यू। 57 से कम होगा, 55 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 45, 47 कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है ये कितना आयोनाइज हो रहा है। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि ये एसिड या बेस जो भी है, जितना ज्यादा वीक होंगे ये वैल्यू उतना ही कम होता चला जाएगा। एसिड या बेस जितना ज्यादा वीक होंगे वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा। कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसके बाद। तो यहां पर अब क्या करना है? तो हमें
एक बात देखना, अभी खत्म नहीं हुआ, हमने क्या देखा, ये 0.7 मोल बन गया, तो इसका मतलब हमारी जो यूनिट है पर मोल वो गलत हो गई। किलो जूल पर मोल जो लिखते हैं ना अपन, वो कंसेप्ट गलत हो गया, क्योंकि मोल एक बनाया ही कहाँ है बच्चों तुमने, किलो जूल पर मोल। चलो मैंने इसको, आपने इसको हटा दिया, इसकी जगह 54.3 लिख दिया, मान लो किलो जूल पर मोल की वैल्यू कहां लग गई, ये तो क्या है 0.7 मोल है, तो आप क्या लिखोगे, किलो जूल 0.7 मोल। टेक्निकली गलत हो रही है कि नहीं ये बातें, क्लियर? तो अब इस बात के लिए करना क्या है, हमें यूनिट को भी मेंटेन करा के चलना है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ये तो एक मोल तैयार है आयंस के लिए, बोले आ जाओ एक मोल है हमारे पास, तो ये अरे यार कौन आयनाइज होगा, वीक है ना, आलस करेगा। अब हमें जाके उसके पैरों में पड़ना पड़ेगा, साहब आयंस बनाओ, पूरे आयंस बनाओ, आपको बोलो कितना चाहिए, क्लियर है कि नहीं? इसके आयंस बनाने के लिए हमें उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, चाहे शराफत से कहें साहिब आयंस बनाओ ना आप, या फिर जाके दो लपेटे मारे आयंस बना चुपचाप से, बट हमारी एनर्जी तो क्या होगी, खर्च होगी, हाँ या ना? तो इसको जो आयंस में बदलने के लिए, मतलब जो आयनाइज कराने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी, वो कहलाती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। आयंस में बदलने के लिए दी गई एनर्जी, ये तो आयन बना रहा है, ये पूरी तरह आयन नहीं बना रहा है, तो इसको 100% आयनाइज कराना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मल में तो ये 70% आयनाइज हुआ, रिमेनिंग जो 30% अटका पड़ा है वो भी आयंस में बदलना है। तो आयंस में बदलने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं हम लोग, उस एनर्जी का नाम होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, हाँ या ना? बोलो कोई डाउट है? तो यहां पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन के लिए हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू आपको देखनी है। तो अब वो क्या होगी, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ये क्या होगा। अब मैंने ये मान लो कहा कि या 5 यूनिट एनर्जी दे दी, हमें अलॉटेड वैल्यू कितनी है, तो अलॉटेड वैल्यू है माइनस का 57.1, इतनी वैल्यू हमारे को अलॉटेड है। अब हमने क्या किया कि 5 यूनिट एनर्जी वहां पर दी, तो हमारे को अब कितनी मिली, बोलो, इसमें से 5 यूनिट एनर्जी दी, तो ये माइनस का मतलब है यहां पर माइनस है, ये वैल्यू प्लस है, सॉरी। तो आयनाइजेशन के लिए कितनी एनर्जी हो गई, तो आयनाइजेशन की एनर्जी कितनी है 5 यूनिट, इतनी दी, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, अब हम कहेंगे 52.1 इसकी वैल्यू है। तो इस रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, मान लो कि 52.1 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू। क्यों? क्योंकि 57 जो स्टैंडर्ड है वो तो फिक्स है, वो तो 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की है, हमने कहा कि भैया ये इतनी एनर्जी 57 यूनिट एनर्जी है, हमें 1 मोल चाहिए। अब चाहे आप खुद शराफत से आयनाइज हो या मारपीट करके इसमें से कुछ एनर्जी उधर कमीशन या कुछ भी जो है ना खर्चा करो, बच्चे जो एनर्जी तुम अपने पास रखना, आज्ञा। तो हमने यहाँ 5 यूनिट एनर्जी दे दी आयोनाइजेशन के लिए, तो ये 57.1 में से कम हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये वैल्यू उतना हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या हो गया, देखो 57.1 में से हमने क्या किया, माइनस कर दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया फॉर्मूला मैंने, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन फॉर वीक। अब ये कॉमन है कि दोनों वीक है या कोई भी एक है, ठीक है ना, वीक माइनस डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है यहां पर वीक के लिए,
-57 पॉइंट, ठीक है ना, माइनस किया है यहां पर, और ये वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस है। अरे यार दिमाग पता नहीं खिसक गया आज तो। ये लो -57.1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी डेल्टा एच आयोनाइजेशन। ये वैल्यू कहलाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया। किसी को अभी भी कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत बोल दो। जैसे यहां वाले फॉर्मूले में मैंने कहा स्टैंडर्ड एंथैल्पी इतनी है, तो आयनाइजेशन का वैल्यू कितना है बोलो। वीक का वैल्यू है 52.1, माइनस का 50, माइनस का 57.1, तो ये आंसर क्या हो गया, प्लस का 5 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब इसके आयोनाइजेशन का वैल्यू कितना हो गया, प्लस का 5 किलो जूल पर मोल। ये कहीं पे 0.5 भी हो सकता है, तो कहीं पे ये 25 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कौन कितना शराफत से मानेगा। इसको जो मारपीट करनी पड़ रही है ना आयंस, किसी के एक थप्पड़ मारते ही साहब आयन बना देता हूं, और कोई बुरी तरह से कुत्ते की तरह पिटेगा तब आयंस बनाएगा। ये डिपेंड करता है कि उसको आयंस बनाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। आयन बनाता है कि देख मारू दो घूं से और तेरे को। समझ में आ गया। किसी को आयोनाइजेशन में प्रॉब्लम है तो फटाफट कमेंट दो। न्यूट्रलाइजेशन का ही लिंक पार्ट है ये देख लो आप। आयोनाइजेशन अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, जल्दी बोलो फटाफट। हेलो, आ गया बच्चों समझ में। चलो देखो, मजे मजे में हमने देखे आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन के एंथैल्पी और फॉर्मेशन के एंथैल्पी। जो सबसे ज्यादा टिपिकल या वैल्यूएबल, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो एंथैल्पी के कंसेप्ट्स हमने देख लिए। अब हम इसके बाद आगे का पोर्शन देखते हैं, इसमें एंथैल्पी के अदर टाइप्स। अब फटाफट हो जाएंगे, छोटे छोटे हैं क्योंकि कंसेप्ट पूरा खत्म हो गया है। तो ठीक है ना। देखो अब मैं यहां पर ही चल रहा हूं। ये है हमारा सॉलिड, सॉलिड से बन गया लिक्विड, और लिक्विड से बना गैस। तो यहां से यहां पर जब जा रहे हैं तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है ना। इसे कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। इसे कहते हैं वेपराइजेशन, फ्यूजन या सॉलिड का लिक्विड में पिघलना। सब्लिमेशन या मेल्टिंग, हाँ या ना। 1 PM को दूसरा लेक्चर है, सो लंच के लिए टाइम चाहिए। वेरी गुड, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो खत्म कर बेटा। सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, प्रोसेस का पाथ पता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा इसे कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और इस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये तीनों है। आपसे कहा जाए डिफाइन करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कहा जाए डिफाइन करो कि कौन स्टैंडर्ड है, सॉरी, जैसे आपसे कहा जाए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन बताओ। सुन लो, लिखना आपको है। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, फ्यूजन किसका हो रहा है, सॉलिड का,
लिक्विड का नहीं हो रहा है, लिक्विड में तो वो बाद में बदल रहा है। 1 मोल ऑफ सॉलिड melts into liquid at 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure। सॉलिड का 1 मोल है जो 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पर लिक्विड में बदल रहा है। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है, क्योंकि एंथैल्पी देनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक है, जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कोई दिक्कत है तो बोल दो। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। आगे देखो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन भी समझ लो, आपको खुद को डेफिनेशन लिखनी है। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, लिक्विड का 1 मोल है जो गैस में बदल रहा है एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर और 1 बार प्रेशर पर। तो यहां जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सॉलिड से गैस डायरेक्ट बनती है या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, पूरे गांव को पता है। तो यहां जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है इसे कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। 1 mole of solid when directly convert into gas, then enthalpy change during this process at 298 Kelvin and 1 bar is called as standard enthalpy of sublimation। को प्रॉब्लम है तो बोल दो। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं, बोलो। अगला केस, नेक्स्ट जो आता है, एंथैल्पी के 3 टाइप हुए यहां पर। एंथैल्पी के इन 3 टाइप के बाद ये और टाइप है, जैसे एक एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, ये सॉलिड है। कॉपर सल्फेट .5H2O ये बन गया एक्वस फॉर्म। यहां से यहां आए कॉपर सल्फेट .5H2O, लेकिन ये अभी भी सॉलिड है। ये एक ट्रायंगल और समझाया मैंने, क्लियर हो गया। ये जो यहां सॉलिड्स एनहाइड्रस है, अभी इसमें कोई पानी नहीं है, और ये है आपका हाइड्रेटेड, और ये बन चुका है आपका सॉल्यूशन। तो या एनहाइड्रस सॉल्ट से हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाया, तो इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रेशन। एनहाइड्रस सॉल्ट को जब हाइड्रेटेड सॉल्ट में बदला, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? तो आंसर है, इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन। यहां से यहां जा रहे हैं तो इस प्रोसेस का नाम होगा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो बन रहा है, लेकिन ये एनहाइड्रस से बने या हाइड्रेटेड से, दोनों ही केस में प्रोसेस का नाम होगा सॉल्यूशन। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो भाई, फटाफट बोलो। अब देखो आगे, अब इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज है इससे कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज है उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस में होने वाले एंथैल्पी चेंज को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहां पर 1 मोल ये आइडियल एलिमेंट नहीं है, बेसिक फॉर्म है। बेसिक फॉर्म है तो एनहाइड्रस सॉल्ट का 1 मोल जो बेसिक फॉर्म से हाइड्रेटेड फॉर्म में बदल रहा है, तो इसमें स्टैंडर्ड वर्ड लग गया। तो हम क्या कहेंगे? व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट कन्वर्ट इनटू इट्स हाइड्रेटेड स्टेज
hydrated form at 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure. 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पर ये बदलता है, तो यहां जो एंथैल्पी चेंज होगा इसे कहेंगे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। को डाउट है? अगला अगर हम बात करें, व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट कन्वर्ट इनटू इट्स सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, तो इसे कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यहां स्टैंडर्ड वर्ड क्यों नहीं लगाया है? यहां पर स्टैंडर्ड वर्ड क्यों नहीं लगाया है? तो सीधा सा है, यहां पर स्टैंडर्ड ये नहीं है, ये एलिमेंट्री या बेसिक फॉर्म नहीं है। बेसिक फॉर्म ये है, वो तो बीच वाली फॉर्म है। तो यहां पर सिंपल सॉल्यूशन की एंथैल्पी है, ना कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। जल्दी से कमेंट दो, आया या नहीं आया समझ में? बोलो भाई। एक और वर्ड यहां रह गया, कॉपर सल्फेट डॉट मान लो मैक्सिमम 5, ये है आपका डाइल्यूट। तो यहां पर ये जो है इससे कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस का नाम क्या है? डाइल्यूशन। और इस प्रोसेस डाइल्यूट कर दिया हमने, तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या है? पानी हो सकता है इसमें 5 मोल से ज्यादा नहीं आता, मान लो किसी और में ज्यादा आ सकता है। ये कब तक चलेगा? n नंबर ऑफ वाटर है, यहां पर मैंने लिख दिया n। तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग डाइल्यूशन, सॉल्यूशन बनाना अलग बात है, डाइल्यूशन अंटिल नो फर्दर हीट चेंजेस टेक्स प्लेस। यहां पर ये n का मतलब कितना होगा? उससे ज्यादा कितना ही पानी डालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हीट चेंज होना जिस जगह रुक गया वो आपका फाइनल स्टेप होता है। मान लो कोई एग्जांपल है, यहां पर 10 यूनिट ऑफ वाटर के बाद आप 20 डालो, 100 200 डालो, हीट चेंज यहां के बाद डेल्टा एच यहां पर मान लो -x है, तो यहां भी डेल्टा एच -x ही है, यहां भी -x है। अब का इसका मतलब पानी डालने से जब हीट चेंज होना जिस जगह रुक जाए वो डाइल्यूशन होता है, इसके बाद पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां दोबारा रिपीट करता हूं, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग 1 मोल ऑफ, मतलब जो भी यहां से भी ले सकते हैं यहां से भी ले सकते हैं, मतलब डाइल्यूशन यहां से भी है कि भाई कब तक चलेगा? जब तक हीट चेंज होना ना रुक जाए। 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर सेम है। व्हेन 1 मोल ऑफ मटेरियल इज कंप्लीटली डाइल्यूटेड अंटिल नो चेंज इन हीट इज टेक्स प्लेस, हीट चेंज जब तक ना हो, ठीक है ना, तब तक। क्लियर हो गया? तो इससे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। एक एग्जांपल समझते हैं, आप नींबू पानी बना रहे हो, आपने 2 लोग हो तो एक नींबू से 2 लोगों का आराम से नींबू पानी बन गया, मान लो 2 ग्लास। अब आप पीने वाले तो उससे पहले आपके 4 फ्रेंड्स और आ गए, और आप तो एक नंबर के कंजूस और आलसी दोनों हो। आपने सोचा है 4 ग्लास पानी और डाल दिया उसी में ही, नींबू और एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं डाला, केवल पानी डाला, तो क्या होगा? जो नींबू पानी का टेस्ट है वो डाइल्यूट हो गया, एकदम हल्का टेस्ट आएगा, ठीक है। अब पीने वाले थे 6 लोग थे, अब 2 ग्लास की जगह आपने 6 कर दिया। अब 6 लोगों की जगह 5 लोग और आपके आ गए, आपने क्या किया? उसी में पानी डाल दिया, टेस्ट एकदम पानी जैसा हो गया। अब तो 11 ग्लास बनते ही, हाँ या ना? अब उसके बाद मान लो पीने वाले थे 11 तक तो टेस्ट चेंज हुआ, लेकिन उसके बाद अब 5 लोग और आ गए, आपने क्या किया? फिर पानी डाला, तो टेस्ट चेंज अब पता ही नहीं चल रहा है कि और नींबू था कि नहीं था। मींस जब 2 ग्लास नींबू था तो डाइल्यूट नहीं था, कंसंट्रेट था। 4 ग्लास डाला तो डाइल्यूट हुआ थोड़ा सा, लेकिन टेस्ट चेंज अभी भी हो रहा है। 5 ग्लास और डाला, मतलब 11 ग्लास हो गया, वहां तक टेस्ट चेंज हो रहा है। मान लो 11 ग्लास के बाद आप 5 ग्लास पानी और डालो, या पूरा ड्रम भर के पानी डाल दो, अब हीट चेंज नहीं, सॉरी, टेस्ट चेंज नहीं होगा। इसी को ही कहते हैं डाइल्यूशन। मतलब 11 ग्लास के बाद टेस्ट चेंज होना रुक गया। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। तो इससे कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। अब आप
11 की जगह 1100 ग्लास करो, हीट चेंज तो होने वाला है नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो ये हमने अभी आपके बाइंड अप किए हैं, एंथैल्पी के सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग चालू करेंगे हेस लॉ और न्यूमेरिकल्स का पार्ट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो बोल दो भाई फटाफट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।